देखो, कल की क्लास में देखे थे हम कि अभिकर्ता के प्रति मालिक का जो कर्तव्य था वो धारा 222 से लेके 225 तक देखे थे। आज की क्लास में हम देखेंगे पर व्यक्तियों से की गई संविदाओं का अभिकरण पर प्रभाव। मतलब थर्ड पार्टी से जब कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो एजेंसी पर क्या इफेक्ट पड़ता है उसका। तो इफेक्ट ऑफ एजेंसी ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स विद थर्ड पार्टी। तो आज देखेंगे हम धारा 226 से लेके धारा 230 तक देखेंगे। ठीक है। तो अब देखते हैं कि ये धारा 226 जो है वो बात करता है अभिकर्ता की संविदाओं का प्रवर्तन और उसके परिणाम। तो कैसे प्रवर्तित कराया जा सकेगा और उसका क्या परिणाम होगा, इसके विषय में उपबंध करता है धारा 226। अभिकर्ता के माध्यम से की गई संविदाओं और अभिकर्ता द्वारा किए गए कार्यों से उद्भूत बाध्यताएं उसी प्रकार प्रवर्तित कराई जा सकेंगी और उनके वे ही विधिक परिणाम होंगे मानो वे संविदाएं और कार्य मालिक द्वारा कराए गए हैं। तो सारतः इसको समझा जाए तो धारा 226 वो ये बताता है कि उसका वो ही प्रभाव होगा या परिणाम होगा और वो वैसे ही प्रवर्तित कराई जा सकेंगी मानो वो कार्य सीधे स्वामी द्वारा किया गया है। तो जैसे पर व्यक्ति और मालिक, एक संविदा ऐसी होती जो सीधे स्वामी और पर व्यक्ति के बीच में होती, तो उसके परिणाम और उनके अधिकारों का प्रवर्तन जो है और विधिक परिणाम जो है जो होगा वो ही अभिकर्ता के माध्यम से की गई संविदाओं के विषय में भी वैसा ही होगा। तो ये धारा 226 बताती है और इसको और स्पष्ट करने के लिए दृष्टांत देखते हैं। तो ए जो है कि बी से माल ए यह जानते हुए कि बी उनके विक्रय के लिए अभिकर्ता है, किंतु यह ना जानते हुए कि मालिक कौन है, तो स्वामी के ज्ञान के बिना और इस ज्ञान से कि सामने वाला अभिकर्ता है माल खरीदा जाता है। बी का मालिक क से उस माल की कीमत का दावा करने का हकदार है। मतलब स्वामी जो है वो पर व्यक्ति से जो कीमत है उसका दावा करने का हकदार, उसको हकदार वो हो जाता है। और मालिक द्वारा लाए गए वाद में मालिक के दावों के विरुद्ध वह ऋण जो उसे बी से शोध्य हो मुजरा नहीं करवा सकता है। तो अब क्या है कि ऐसा मान के चलो कि जो थर्ड पार्टी है उसको अभिकर्ता से कुछ धन लेना था। तो जब पैसा नहीं दिया जाएगा और स्वामी जब वाद प्रस्तुत करेगा तब जो पर व्यक्ति है, थर्ड पर्सन है, वो अभिकर्ता से अगर उसको कोई रकम लेनी थी तो उस रकम को वो समायोजित नहीं कर सकता है उस रकम पे जो उसको मालिक को देना है। ठीक है। दूसरा उदाहरण है कि बी का अभिकर्ता ए है जिसे उसकी ओर से धन प्राप्त करने का अधिकार है। सी से बी को शोध्य कुछ धनराशि प्राप्त होती है। तो सी से जो अभिकर्ता है वो कुछ धनराशि प्राप्त करता है। उक्त धन को बी को देने की बाध्यता से सी उन्मोचित हो जाता है। तो जो पैसा मालिक को देना था, ठीक है, वो पैसा पर व्यक्ति ने दे दिया है, ऐसा समझा जाएगा अगर वो अभिकर्ता को देता है और अभिकर्ता अगर उस प्राधिकार को प्राप्त करता है कि वो धन रख सकता है या उसको वसूल करने का अगर अभिकर्ता को अधिकार है तो ये समझा जाएगा कि धन उसने सीधा स्वामी को ही दे दिया है। तो ये परिणाम के बारे में बताता है ये जो धारा है 226। अब देखते हैं धारा 227। धारा 227 जो है वो बात करता है मालिक कहां तक आबद्ध है जबकि अभिकर्ता प्राधिकार से आगे बढ़ के कार्य करता है। तो यहाँ पे जो परिस्थितियां हैं वो देखेंगे कि अभिकर्ता अपने प्राधिकार से बढ़ के जब काम करता है तब मालिक कहां तक आबद्ध होता है। तो आबद्धता जो है वो बताई गई है यहाँ पे मालिक की धारा 227 में। प्रावधान देखते हैं कि जबकि कोई अभिकर्ता उससे अधिक कार्य करता है जितना उसे करने के लिए वह प्राधिकृत है
और जबकि जो कुछ वह करता है उसका वह भाग जो उसके प्राधिकार के भीतर है, तो जितना काम करने का उसको प्राधिकार था उसके भीतर है, उस भाग से जो उसके प्राधिकार से परे है। तो वो जो कार्य अभिकर्ता जो कार्य करता है उसको दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है कि वो कार्य जो उसके प्राधिकार के अंतर्गत था और दूसरा जो भाग है वो उसके प्राधिकार से बाहर वाला किया गया कार्य को यदि पृथक किया जा सकता है, तो ऐसा वर्गीकरण अगर हो सकता है तब तब की स्थिति में तो जो कुछ वह करता है, अभिकर्ता जो करता है उसका केवल उतना ही भाग जितना उसके प्राधिकार के भीतर था और उसके मालिक के बीच आबद्ध कर होगा। तो यहाँ पे जो बाध्यता है वो मालिक के ऊपर उतना ही आएगा जितना वह कार्य प्राधिकार के भीतर किया गया हो अभिकर्ता द्वारा। तो अभिकर्ता वो कार्य जो अपने प्राधिकार के भीतर करता है, और जब ऐसा वर्गीकरण किया जा सकता है कि उन कार्यों को पृथक किया जा सकता है, तब की स्थिति बताई है। अब इसको और स्पष्ट करने के लिए देखते हैं दृष्टांत कि ए जो है एक पोत शिप और स्थोरा मतलब कार्गो का स्वामी है। बी को उस पोत को 40,000 रुपए का बीमा उपात्त करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। तो यहाँ पे अभिकर्ता का जो प्राधिकार है वो क्या है, 4,000 रुपए का बीमा करवाना है। बी क्या करता है, पोत का 4,000 रुपए का बीमा करवाता है और कार्गो का जो सामान है उसका दूसरा बीमा भी प्राप्त करता है, मतलब कार्गो का भी बीमा करवा लेता है। अब यहाँ पे इनका वर्गीकरण किया जा सकता है कि प्राधिकार के भीतर किया गया कार्य और अपराधिकार के साथ किया गया कार्य, तो इनका वर्गीकरण किया जा सकता है इस उदाहरण में। तो यहाँ पे देखेंगे कि ए पोत के बीमे के लिए प्रीमियम देने को आबद्ध है, मतलब यहाँ पे बाध्यता ए के जो मतलब जो शिप था उसके लिए जो इंश्योरेंस करवाया गया था उसका पेमेंट करने के लिए लाइबिलिटी आएगी स्वामी के ऊपर, किंतु जो कार्गो था उसके इंश्योरेंस का प्रीमियम देने के लिए स्वामी बाध्य नहीं है। क्यों? क्योंकि यह जो कार्य था वो अभिकर्ता के प्राधिकार से बाहर का कार्य था। क्लियर? तो सार्थक रूप में यह कहा जा सकता है कि अभिकर्ता जो कार्य अपने प्राधिकार के भीतर करता है उन कार्यों की बाध्यता स्वामी पर होती है। कब? जबकि कार्यों को वर्गीकृत किया जा सके या अलग अलग किया जा सके कि प्राधिकार के भीतर किया गया कार्य या प्राधिकार के बाहर किए गए कार्यों का पृथक किया जा सकता है। अब देखते हैं धारा 228। धारा 228 है वो मालिक आबद्ध न होगा जहां की अभिकर्ता के प्राधिकार से परे किया गया कार्य पृथक नहीं किया जा सकता। तो धारा 227 में हमने देखा था कि कार्यों का वर्गीकरण किया जा सकता था कि प्राधिकार के भीतर और प्राधिकार के बाहर किए गए कार्यों के, लेकिन जब ऐसा वर्गीकरण न किया जा सके और ऐसा कार्य प्राधिकार से बाहर कार्य करता है अभिकर्ता, तब उस स्थिति में मालिक जो है वो आबद्ध नहीं होगा। इसके बारे में उपबंध करती है धारा 228। तो जहां की अभिकर्ता, उपबंध देखते हैं कि जहां की अभिकर्ता उससे अधिक करता है जितना करने के लिए वह प्राधिकृत है, मतलब प्राधिकृत से बाहर काम करता है, और अपने प्राधिकार के विस्तार से परे जो कुछ वह करता है वह उससे पृथक नहीं किया जा सकता है, तो उसके प्राधिकार के भीतर है, वहां मालिक उस समव्यवहार को मान्यता देने के लिए आबद्ध नहीं है। तो यहाँ पे जो स्वामी है वो आबद्ध नहीं होगा। ठीक है? तो धारा 227 और धारा 228 में अंतर क्या है कि प्राधिकार से बाहर किए गए कार्य और भीतर किए गए कार्यों को वर्गीकृत किया जा सकता है, तब धारा 227 लागू होगी और धारा 228 तब लागू होगी जबकि ऐसे कार्यों का पृथक्करण नहीं किया जा सकता है। धारा 228 को और सरलता से समझने के लिए देखते हैं दृष्टांत कि ए अपने 500 भेड़ें खरीदने के लिए बी को प्राधिकृत करता है। बी 6,000 रुपए की राशि में 500 भेड़ें
और 200 मेमने भी खरीद लेता है, का संपूर्ण व्यवहार का निराकरण कर सकेगा, मतलब रेपुडिएट कर सकता है, चाहे तो इस पूरे के पूरे संव्यवहार को वो का परित्याग कर सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्राधिकार के भीतर और प्राधिकार के बाहर किए गए कार्यों को आप पृथक नहीं कर सकते हो। तो वो केवल एथोराइज था 500 भेड़े खरीदने के लिए, और उसने क्या किया, 500 भेड़ों के साथ साथ क्या कर लिया, मेमने भी खरीद लिए। इसीलिए अब देखते हैं धारा 229। ये उपबंध करता है कि अभिकर्ता को दी गई सूचना के क्या परिणाम होते हैं। तो देखेंगे उपबंध जो है कि अभिकर्ता को दी गई किसी सूचना या उसके द्वारा अभिप्राप्त किसी सूचना का, जहां तक कि मालिक आमतौर पर मालिक और पर व्यक्तियों का संबंध है, तो इनके बीच का संबंध स्वामी और पर व्यक्ति का संबंध है, वही विधिक परिणाम होगा मानो वह मालिक को दी गई या उसके द्वारा अभिप्राप्त की गई हो। तो क्या परिणाम है कि ऐसा समझा जाएगा कि अगर आपने किसी अभिकर्ता को सूचना दी या उसने कोई सूचना प्राप्त की, उसका वो ही विधिक परिणाम होगा जैसे कि वो सूचना उसके स्वामी को मिली है या उसके स्वामी ने प्राप्त की है। परंतु, तो परंतु वाला जो खंड है यह बताता है कि यह तब जब कि वह अभिकर्ता द्वारा मालिक के लिए समव्यवहृत कारोबार के अनुक्रम में दी गई या अभिप्राप्त की गई हो। तो सामान्य अनुक्रम में अगर आप ऐसा करते हो तो ही, अगर विशेष ज्ञान से अभिकर्ता प्राप्त करता है तो वो ऐसा, ये नियम जो है वो लागू नहीं होगा वहां पे। इसको और सरलता से समझने के लिए देखते हैं दृष्टांत कि सी से वह माल जिसका सी दृश्यमान स्वामी है, ठीक है, खरीदने के लिए बी मतलब मालिक द्वारा का नियोजित किया जाता है, यहाँ पे ए जो है वो अभिकर्ता हो, और वह तदनुसार उसे खरीदता है, प्राधिकार मिला है और खरीद लेता है। विक्रय की बातचीत के अनुक्रम में ए को पता चलता है, ए कौन है, अभिकर्ता है, को पता चलता है कि वह माल वास्तव में किसका है, डी का है। किंतु ये जो तथ्य है वो कौन नहीं जानता है, बी नहीं जानता है, बी के ज्ञान में नहीं है वो चीज। तो अब यहाँ पे जो सी है, मालिक जो है, से अपने को शोध एक ऋण को उस माल की कीमत के विरुद्ध मुजरा करने का ख अधिकार नहीं रखता है। तो अगर उसको कुछ, अभिकर्ता को कुछ पैसे लेने थे तो उस चीज को वो समायोजित नहीं कर सकता है। दूसरा उदाहरण देखे कि सी से, सर हाँ, समायोजित मतलब? समायोजित मतलब जैसे तुमको मेरे से पैसा लेना था, ठीक है, हाँ हाँ अब उसके बाद क्या है, तुमने मेरा माल बेच दिया किसी को, हाँ अब वो पैसा दिया, तो अब तुम पैसा देते टाइम क्या करोगे कि वो वाला जो मतलब वो जो रकम मेरे को तुमसे लेना है वो रकम हाँ। तुम क्या करोगे कि काट के दे दोगे। तो ऐसा समायोजन जो है वो नहीं कर पाएगा। अच्छा, ठीक है, यस। तो ये भी सिंपल है, सेकंड वाला एग्जांपल जो है वो भी। अब उसके बाद देखो जो 230 है, धारा 230, ठीक है, तो ये बोलता है कि मालिक की ओर से की गई संविदाओं को अभिकर्ता व्यक्तिक रूप से न तो प्रवर्तित करा सकता है और ना ही उससे आबद्ध ही हो सकता है। तो व्यक्तिगत तौर पे क्या है, ना तो वो उसको परिवर्तित करा सकता है, प्रवर्तित करा सकता है, और ना ही उससे आबद्ध हो सकता है। उपबंध देखते हैं कि किसी प्रभावी संविदा के अभाव में, तो ऐसा कोई विशेष उपबंध नहीं होना चाहिए, तो कोई अभिकर्ता अपने मालिक की ओर अपने द्वारा की गई संविदाओं का प्रवर्तन व्यक्तिक रूप से नहीं करा सकता और न ही व्यक्तिक रूप से उससे आबद्ध होता है। ठीक है, तो मालिक के लिए की गई संविदाओं के लिए आप व्यक्तिगत तौर पे उसको ना तो प्रवर्तित करा सकते हो, ना ही उसके लिए आबद्ध हो सकते हो। अब तत्प्रतिकूल संविदा की उपधारणा कैसे करते हैं कि कैसे समझा जाए कि तत्प्रतिकूल संविदा थी या नहीं थी, ऐसे कर। तो इसका जो उदाहरण, मतलब इसको समझेंगे अभी कि ऐसी संविदा के अस्तित्व की उपधारणा निम्नलिखित दशाओं में की जाती है। तो वो दशा यहाँ पे बताई हैं कि कब आप तत्प्रतिकूल संविदा की उपधारणा करोगे।
तो जहां की संविदा किसी अभिकर्ता द्वारा किसी विदेश निवासी वणिक की ओर से माल के विक्रय या क्रय के लिए की गई है, तो आप ये क्या समझोगे कि ऐसा संविदा है। ठीक है, कि क्या करा जाए कि मालिक अगर विदेश में रहता है तो क्या समझा जाएगा कि जो अभिकर्ता है वो प्रवर्तित भी करा सकता है और आबद्ध भी होगा व्यक्तिगत तौर पे। ठीक है, दूसरी चीज है कि जहां की अभिकर्ता अपने मालिक का नाम प्रकट नहीं करता, तो जहां पे अभिकर्ता जो है वो मालिक का नाम नहीं बताता है, तो वहां पे क्या है कि वो व्यक्तिगत तौर पे प्रवर्तित करा सकता है और आबद्ध भी होगा व्यक्तिगत तौर पे, है ना। तीसरा कंडीशन यह है कि जहां की मालिक पर यद्यपि उसका नाम प्रकट कर दिया जाता है, अगर वाद किसी कारण से उस मालिक पे वाद नहीं लाया जा सकता है तो अभिकर्ता के ऊपर आप ला सकते हो, वो व्यक्तिगत तौर पे आबद्ध होता है और वो प्रवर्तित भी करा सकता है। तो ये जो है कि ऐसे जो केसेस है उसमें आप क्या उदाहरण मान के चलोगे, प्रिजम्पशन क्या रहेगा कि तत्प्रतिकूल संविदा है, और जब ये नहीं होगी तो क्या होगा कि व्यक्तिगत तौर पे अभिकर्ता जो है वो ना तो प्रवर्तित करा सकता है और ना ही आबद्ध हो सकता है। जैसे अगर मालिक जो है वो भारत में ही रहता है तो ये वाली कंडीशन लागू नहीं होगी, तो वो अभिकर्ता जो है व्यक्तिगत रूप से आबद्ध नहीं हो सकता, है ना, अगर वो एक विशेष उपबंध अगर ऐसा नहीं है तो ये होता है आपका धारा 230 खत्म। हेमंत सर, हाँ सर। हो गया।